हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीबा है और आज हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद, दर्शन एवं शिक्षा। ये यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 के लिए है और अगर जहाँ पर भी बीएड एमएड और जहाँ पर भी प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, पढ़ तो दोनों ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये स्पेशली ये ऐसे नोट्स है जो हिंदी मीडियम के लिए यूज़फुल है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकृतिवाद है क्या। प्रकृतिवाद नेचर या प्रकृति से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृति। इसकी बात आता है कि प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही अंतिम सत्य है। मनुष्य भी प्रकृति का एक भाग है और उसका विकास प्रकृति नियमों के अनुसार होगा। इस दर्शन में कृत्रिम, कठोर अनुशासन और रटने की शिक्षा का विरोध किया गया है। यह अनुभव, स्वतंत्र और प्रकृति के अनुसार शिक्षा पर बल देता है। अब जो प्रमुख बिंदु हैं वो ये है कि यह प्रकृति ही वास्तविकता है। शिक्षा प्रकृति के रूप के अनुरूप होनी चाहिए। बालक शिक्षा का केंद्र या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? वो यहाँ से आया। अनुभव द्वारा सीखना, एक्सपीरियंस लर्निंग जो हो सकती है, और स्वतंत्रता शिक्षा का आधार है। पहले आप बिल्कुल फ्री रहें, उसके बाद जो आपका अधिकार माना जाता है वो शिक्षा का अधिकार। स्वतंत्रता, जो कोई स्वतंत्र है तभी उसको शिक्षा का अधिकार है। अब इसके प्रमुख दार्शनिक जीन जैक रूसो प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। फ्रांसिस बेकन अनुभववाद के जनक माने जाते हैं और जॉन लॉक जो है वो अनुभव आधारित शिक्षा, हर्बर्ट स्पेंसर विज्ञान एवं उपयोगी शिक्षा और चार्ल्स डार्विन या विकासवाद की थ्योरी जो है उन्होंने दी है। थॉमस हक्सले वैज्ञानिक प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ से याद करने की क्या है कि प्रकृतिवाद के जनक जो कौन है? जीन जैक रूसो। आप इनका नाम पूरा एक बार कम से कम पढ़ लें। कई बार आता है कि इनका नाम गलत दे दिया जाता है और फिर आपको करेक्ट नेम टिक करना होता है, तो सवाल यहाँ से भी बन सकते हैं। प्रकृतिवाद के अलग अलग स्वरूप होते हैं। सबसे पहला होता है परमाणु प्रकृतिवाद, वैज्ञानिक प्रकृतिवाद और यांत्रिक प्रकृतिवाद और ऐतिहासिक प्रकृतिवाद। वैज्ञानिक के आगे भी दो भाग बढ़ जाते हैं, जो भौतिक प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद के अंदर आता है। प्रकृतिवाद के जनक जो माने जाते हैं, यानी कि प्रकृति या कह सकते हैं प्रकृतिवाद के जनक जीन जैक रूसो, जो आपने पहले भी पढ़ के रखा है वो। अब ध्यान देने वाली बात है, एक इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पर असल में ये एग्ज़ाम में इतना ही पूछा जाता है कि प्रकृतिवाद के जो स्वरूप कितने हैं, परमाणुवाद, वैज्ञानिकवाद, यांत्रिकवाद और यांत्रिक प्रकृतिवाद या ऐतिहासिक प्रकृतिवाद, इनके बारे में पता होना चाहिए, बट डिटेल में इतना कुछ आता नहीं है। और वैज्ञानिक प्रकृतिवाद जो है उसके दो भाग जो होते हैं, एक होता है भौतिक प्रकृतिवाद, एक होता है जैविक प्रकृतिवाद। ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं बाद में जाके? क्योंकि आपने डार्विन की सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी पढ़ी है, वो इसी का जैविक प्रकृतिवाद का भाग होता है। तो इसका जो पहला भाग है वो परमाणुवादी प्रकृतिवाद, उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। परमाणुवादी प्रकृतिवाद का सबसे प्राचीन रूप है। जितने भी नेचुरलिज्म है या उससे प्रकृतिवाद का सबसे पहला पार्ट माना जाता है। इस दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक एपिक्यूरस या डेमोक्रिटस है, ठीक है, जिन्होंने कहते हैं इस पार्ट को बहुत प्रमोट किया है। इस दर्शन के अनुसार जब हम किसी वस्तु को विभाजित या विचार करते जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति में आ जाती है जहां आगे विभाजन संभव नहीं है। इस अंतिम अविभाज्य इकाई को परमाणु कहते हैं ना, कि हर चीज़ एक परमाणु से मिलकर बनी है। मतलब हमारा शरीर में छोटे छोटे डॉट्स या जो डॉट्स हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने थे। जब अगर तोड़ा जाएगा तो लास्ट में एक जो पार्ट बचेगा उसे परमाणु कहेंगे, जिसके आगे कोई ना हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, वो सबसे छोटा पार्ट कहलाता है।
इस मत के अनुसार यह ब्रह्मांड असंख्य परमाणुओं से बना है। जो ये दुनिया है अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनी है। रंग, आकार, रूप एवं गुण में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये सब अपने एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। डेमोक्रिटिक्स के अनुसार भारी परमाणु हल्के परमाणु की तुलना में तेज़ी से गिरते हैं। अगर दो चीज़ें एक साथ क्या कहते हैं ऊपर से फेंक दी जाए, एक एक बलून है, एक आधा किलो का कोई चीज़ें फेंक दी जाए, तो पहले बलून लास्ट में ज़मीन में गिरेगा, जो आधा किलो की चीज़ भारी चीज़ है वो पहले गिर जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। और मार्ग में एक दूसरे से मिलकर एक संयोजक बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब वो आपस में ऊपर से गिरते हैं तो एक दूसरे से मिलकर एक चीज़ बना देते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना होती है और ऐसे करके ये दुनिया बनी हुई है। इस प्रकृति प्रक्रिया में केवल प्राकृतिक नियम ही कार्य करते हैं और जो ये ऊपर से गिरना, दोनों से मिलना और उसके बाद दुनिया बनाना, ये सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ नेचर रिस्पॉन्सिबल है। मतलब नेचर की वजह से चीज़ें हो रही हैं। इसमें कोई दैवी या भगवान या आध्यात्मिक चीज़ें नहीं काम करती हैं। प्रकृतिवाद वालों का मानना ये है। ठीक है। मुख्य बिंदु जो है प्रकृतिवाद का जो याद करता है, ये सबसे प्राचीन रूप है। प्रवर्तक एपिक्यूरस या डेमोक्रिटस माने जाते हैं। अविभाज्य इकाई परमाणु मानी जाती है। ब्रह्मांड असंख्य परमाणुओं से निर्मित है। भारी परमाणु तेजी से गिरती है और प्राकृतिक नियम ही कार्य करते हैं। बस ये कहने का मतलब ये है। परमाणुवादी प्रकृतिवाद प्रकृति की हर वस्तु को परमाणु एवं प्राकृतिक नियमों से समझता है। जो परमाणुवादी भाग है, जो प्रकृतिवाद को इस लास्ट परमाणु से ही समझता है, बाकी कुछ नहीं समझता। अब जो दूसरा भाग है वो है वैज्ञानिक प्रकृतिवाद। अब हम इसको साइंटिफिक नेचुरलिज्म कहेंगे। वैज्ञानिक प्रकृतिवाद का विकास उस काल में हुआ है जब विज्ञान और वैज्ञानिक प्रयोगों का तीव्र गति से विकास हो गया। अब जैसे जैसे धीरे धीरे करके दुनिया आगे बढ़ी, उसके हिसाब से वैज्ञानिक प्रकृतिवाद का विकास होने लगा। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह सिद्ध हुआ कि भारी एवं हल्के परमाणु समान गति से गिरते हैं। जैसे पहले इसमें कहा था, परमाणुवाद में क्या कहा था कि भारी और तेज़ चीज़ें एक साथ अगर फेंकी जाए तो पहले क्या है, जो हल्की चीज़ है वो बाद में गिरेगी और जो हल्की चीज़ है, भारी चीज़ है, वो पहले गिर जाएगी। लेकिन ये कहते हैं कि दोनों साथ गिरेंगी। पदार्थ का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों से होता है। तो ये इन्होंने उन्होंने ये मान लिया था कि सिर्फ परमाणु है, बट ये परमाणु में ही आगे फर्दर इन्होंने डिवाइड कर दिया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीज़ें हैं। इस मत के अनुसार पदार्थ का अंतिम आधार केवल परमाणु नहीं है बल्कि ऊर्जा भी है। वो पहले मानते थे परमाणु, अब ये कहते हैं परमाणु नहीं, ऊर्जा भी है। वैज्ञानिक प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति का संचालन एवं निर्माण ऊर्जा के सिद्धांतों पर समझाया जा सकता है। यह मत कहता है कि परमाणुवादी प्रकृतिवाद की अनेक मान्यताओं से भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जैसे पहले सबसे पुराना आया था परमाणुवाद वाला, ये इसके अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है वो देता है। ठीक है। अब इसके फर्दर 2 पार्ट हैं, हमने पढ़ा था ना पहले, तो उन पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था ना प्रकृतिवाद के 2 पार्ट्स हैं, भौतिक प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद। तो हम पहले पढ़ेंगे भौतिक प्रकृतिवाद क्या है और जैविक प्रकृतिवाद। तो भौतिक प्रकृतिवाद क्या कहता है कि भौतिक प्रकृतिवाद वैज्ञानिक प्रकृतिवाद का उपस्वरूप है। यह मानव की चेतना की उपेक्षा ब्रह्मांड, प्रकृति और भौतिक पदार्थों को अधिक महत्व देता है। जो वर्तमान में चल रहा है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। वैज्ञानिक प्रकृतिवाद का उपस्वरूप है ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मा, प्रकृति एवं भौतिक पदार्थों को मानव चेतना से अधिक महत्व देता है। विश्व की व्याख्या पदार्थ के आधार पर करता है, मैटर के आधार पर। नैतिकता, स्वतंत्र इच्छा तथा मानव मन की आंतरिक चेतना को विशेष महत्व नहीं देता है। तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जो भौतिक है, जो सामने है, ये उसको इम्पोर्टेंस देता है। प्रकृति एवं पदार्थ को समान मानते हुए भौतिक जगत की व्याख्या करता है। ये दुनियावी चीज़ों की व्याख्या करता है। भौतिक विज्ञानों के नियमों को सर्वोच्च स्वीकार करता है। जो भौतिक विज्ञान के जो नियम हैं उनको ये बहुत बड़ा मानता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है। मतलब शिक्षा के इसमें क्षेत्र में इसका प्रयोग कम करते हैं। अब जो याद करने का जैसे ट्रिक क्या है,
पदार्थ, मैटर, नेचर और फिजिकल साइंस के अंदर आता है। ठीक है। अब दूसरा है जैविक प्रकृतिवाद। जैविक प्रकृतिवाद चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित एक दर्शन है जिसमें जीवन, विकास और अस्तित्व को प्रकृति के नियम को समझाया गया है। डार्विन के 3 सिद्धांत है। डार्विन की सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इंग्लिश में कहते हैं, और दुनिया में जो इसका वो है उसको विकासवाद पर आधारित माना जाता है। इसके 3 प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। पर्यावरण के साथ अनुकूल करना, एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करना पड़ता है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो हमारा एरिया क्या है, सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी और बरसात में बरसात होती है, तो हमारी बॉडी वैसी बन चुकी है। पर अगर हमें, जैसे कि हमको कश्मीर में रख दिया जाए, तो वहाँ ज़्यादातर टाइम क्या है ना, सर्दी होती है। तो अगर हमारी बॉडी को ज़िंदा रहना है तो उसको वहाँ के माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी ज़िंदा रह पाएगी, वरना ख़त्म हो जाएगी। तो आप अगर तभी ज़िंदा रह सकते हैं जब आप पर्यावरण के साथ अडेप्ट कर लेंगे। दूसरा है अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। प्रत्येक जीव को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, पर अभी क्या है ना, वही ज़िंदा रहेगा जो अपनी ज़िंदा रहने के लिए बाकियों को से अपने आप को बचा पाए। मतलब यानी कि संघर्ष करते रहना पड़ेगा। पहले आप अपने आप को अडेप्ट करें, फिर जो आसपास की चीज़ें चल रही हैं उससे अपने आप को बचाएं, फिर योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। केवल सबसे योग्य और सूक्ष्म जीवित ही जीवित रहते, जबकि कमज़ोर जीव धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते। अब मैं समझाने के लिए तौर पे कहूँ, सबसे पहले जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो जिस हालात में आया है उसमें से क्या कहते हैं, आया, उसने अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया, फिर धीरे धीरे करके तमाम बीमारियां होती हैं, वो उनसे संघर्ष करता है, वो बच जाता है। फिर बच्चे, फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी कंट्री में 1000 बच्चे पैदा होंगे, लेकिन 1000 बच्चे 60 या 70 साल की जीवन पाएंगे, ये संभव नहीं है। तो जो लास्ट तक जीवन, एक लंबा जीवन जी लेता है, कंप्लीट जीवन जी लेता है, उसको कहते हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। जैविक प्रकृतिवाद का लक्ष्य यह समझाना है कि प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवों का विकास कैसे होता है। ये केवल योग्यतम ही जीवित रहते हैं, जो सबसे बेस्ट है वही जिंदा रह सकता है। शिक्षा के महत्व जो है, बालक को प्राकृतिक क्षमताओं का विकास, वातावरण के साथ समायोजन पर बल देना, अनुभव, अवलोकन और क्रियात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, जीवन उपयोगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। याद करने के लिए एस करके, ASS करके याद कर सकते हैं। एस एडेप्टेशन या अनुकूलन, एस स्ट्रगल, अच्छा थर्ड है और कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये चार्ल्स डार्विन का विकासवाद पर आधारित नियम है। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसके 3 पार्ट्स दे देंगे, चौथा कुछ और दे देंगे, कौन सा नहीं है वो बताना है आपको ऐसे करके। अब आता है यांत्रिक या मैकेनिकल प्रकृति की बात। इसके जो संस्थापक थे या मानने वाले थे वो हर्बर्ट स्पेंसर थे। उनके अनुसार संपूर्ण विश्व को एक विशाल मशीन के समान है, जो पदार्थ और गति के नियमों पर संचालित होती है। मनुष्य भी एक विशाल मशीन का एक छोटा सा भाग है एवं यांत्रिक इकाई के समान कार्य करता है। इसमें दर्शन का उद्देश्य मनुष्य को एक सक्षम और कार्यकुशल मशीन के रूप में बना, मतलब हम, ये दुनिया की जो है वो मशीन है और हम उसका एक भाग है। इस मत के अनुसार मशीन या तो प्रकृति के संचालन के लिए किसी मानसिक या आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। किसी इंसान को चलाने के लिए किसी भी स्पिरिचुअल या मेंटल पावर की ज़रूरत नहीं है, कहना चाहते हैं। यांत्रिक प्रकृतिवाद के अनुसार मनोविज्ञान, विश्लेषण, अनुकूलित प्रतिक्रिया तथा अभी ये करके सीखना जो है, ये अभी जॉन डीवी में आएगा, तो हम लोग यहाँ पर नहीं सीखेंगे, ये पढ़ेंगे।
लर्निंग बाय डूइंग स्पेशली जोड़ा जाता है जॉन डीवी के साथ, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग बाय डूइंग नहीं कर सकते, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हाँ जो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से ये जो पोर्शन है इसको हम कट कर सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग नहीं करेंगे इसको। हाँ, कंडीशनल या लर्न एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ऐतिहासिक प्रगति पर। इस दर्शन के अनुसार धन वेल्थ वास्तविक है तथा मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ये सबसे लास्ट माना जाता है। इस मत के अनुसार मानव इतिहास मनुष्य के संघर्ष का इतिहास है। कोई आज जो दुनिया आप देख रहे हैं वो आज ऐसे नहीं बनी है, संघर्ष के बाद बनी है। सभी संघर्षों का प्रमुख कारण है धन का अर्जन एवं संचय। जितने भी संघर्ष हुए हैं पैसे कमाने के लिए हुए, कहना चाहते हैं। इस दर्शन के अनुसार धन का संचय प्रकृति प्रक्रिया है, पैसे कमाना ही प्रगति की नेचर है। ठीक है, इस विचार के आगे चलकर साम्यवादी कम्युनिस्ट दर्शन का विकास को प्रभावित किया। बेसिकली कम्युनिस्ट इससे इंस्पायर हुए बट इससे नहीं निकला। तो धन का वास्तविकता संघर्ष मानव इतिहास धन का संचय प्राकृतिक प्रक्रिया साम्यवादी दर्शन पर प्रभाव है इसका, उससे निकला नहीं है। ठीक है, अभी बहुत और से भी चीज़ें हैं तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था पूरा होना, इसलिए हमने इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू। आप अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं।